Hello, class. Welcome to the part 3 of the chapter Rise of Nationalism in Europe. So, we were discussing how the nationalism as a topic came in Europe. कैसे nationalism जो था वो यूरोप में बढ़ता जा रहा था, किस तरीके से लोग जो थे वो अपने अपने नेशनैलिटी के लिए अपनी अपनी नेशनैलिटी को लेके इतने पर्टिकुलर हो गए थे कि उन्हें अपने लिए एक अलग स्टेट चाहिए था, अपने लिए एक अलग ही स्टेट चाहिए था। सबको अपनी अपनी नेशनैलिटी के अकॉर्डिंग अपना अलग एक स्टेट चाहिए था। स्टेट मींस पॉलिटिकल स्टेट, पॉलिटिकल कंट्री, अपनी अलग से कोई जैसे जर्मन लोग हैं तो उनको अपना एक अलग से जर्मनी चाहिए था। फ्रेंच लोग हैं तो उनको अपना अलग से फ्रांस चाहिए था। इस तरीके से किस तरीके से नेशनलिज्म ने अलग अलग यूरोप में किस तरीके से देश बनाए, अलग अलग देश बनाए, यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे। सो ये हम पहुंच चुके थे जब हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा था। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो उन्होंने एक एम बनाया था कि वो पूरी दुनिया को लिबरेट करेंगे, वो पूरी दुनिया को इस मोनार्की से लिबरेट करेंगे। बट वो 1815 में वो इन द बैटल ऑफ वाटरलू वो हार जाते हैं। एंड आफ्टर दैट मोनार्की जो कंजर्वेटिज्म है यूरोप में, जो मतलब जो मोनार्की को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, एंड आई नो यू हैव हर्ड द टर्म कंजर्वेटिज्म इन नाइन्थ क्लास, राइट? सो आप जानते हैं कि कंजर्वेटिज्म क्या होता है। तो इस तरीके के लोग जो कंजर्वेटिस्ट थे वो लोग जो है उन्होंने वापस से मोनार्की को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। और हमने देखा कि फ्रांस में कैसे बर्बन डायनेस्टी को वापस से इस्टेब्लिश कर दिया गया था, है ना? यही यही देखा था हमने पिछले लेक्चर में। अब हम आगे चलते हैं। ये यूरोप जो है आज हमें इतना वेल वर्स, इतना ज़्यादा समृद्ध, इतना ज़्यादा प्रॉस्पर दिखता है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट यूज टू हैपन देयर, वहाँ पे भी हुआ करते थे, जैसे अभी यहाँ पे है वहाँ पे भी हुआ करते थे। So Europe faced economic hardship in 1830s. The first half of the 19th century saw an enormous increase in the population all over Europe. So the rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism in towns and country. Pauperism मतलब गरीबी, पॉपुलिज्म का मतलब होता है गरीबी होना। तो बिकॉज ऑफ फेमाइन एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन इंक्रीज, सडनली यूरोप फेस्ड यूरोप फेस्ड इकोनॉमिक हार्डशिप. So in 1848, food shortages and widespread unemployment brought the population of Paris out on the road. Now it is a situation in Paris that in 1848 there were food shortages, there was an unemployment, and that's why people came out on street and they were revolting, or they were raising slogans against the government. So, revolution of the liberals. In 1848, a revolution led by educated middle class was underway. Men and women of liberal middle class demanded creation of nation state on the parliamentary principle, a constitution, freedom of the press, and the freedom of association. See, at this time, the liberals thought that हमारी जितनी भी hardships है वो तभी ओवरकम की जा सकती है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, भूखमरी है, हंगर है, ये सारी चीज़ें तभी टैकल की जा सकती है अगर हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो, एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो हमारी चीज़ें सुनती हो, जो हमारे बारे में हमारी बातों को सुनती हो, राइट? तो ये उस टाइम पे लोग जो थे लिबरल, जो माइंड सेट के लोग थे, जो फ्रीडम में बिलीव करते थे, तो उन्होंने बोला कि उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, दैट दे वांट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट उन उसमें लिखा हो, उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो कि किसके क्या क्या राइट्स हैं, किसको क्या क्या मिल सकता है, किसको क्या क्या राइट्स है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी होनी चाहिए। तो ये उन्होंने बोला। अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन केम टुगेदर इन फ्रैंकफर्ट to vote for an all-German National Assembly. On 18th May 1848, 831 elected representatives marched to take their places in Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul. St. Paul के so there was a large association, political association that came together. They wanted a all-German National Assembly. This was in the case ऑफ जर्मनी, ये जर्मनी के बारे में है। ऊपर वाला केस हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा।
इससे पहले वाला. So in Germany what happened? So the constitution drafted for German nation was headed by monarchy, subject to a parliament. The crown was offered to Frederick William IV, king of Prussia, but he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. से यहाँ पे क्या होता है जर्मनी में जो लिबरल लोग हैं वो चाहते हैं कि अब एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, अब सबकी पावर डिफाइंड हो कि राजा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, और लोगों की पावर डिफाइंड हो कि लोग क्या कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या फ्रीडम है क्या क्या राइट्स है, ये सारी चीज़ें लोग चाहते थे. होता ये है कि जो मैंने बताया कि न्यू कंजर्वेटिज्म आना स्टार्ट हो जाता है. जैसे ही नेपोलियन की डिफीट हो जाती है तो जो कंजर्वेटिव लोग थे वो और ज़्यादा स्टर्न हो जाते हैं, और ज़्यादा फर्म हो जाते हैं कि हमारा रूल जाना नहीं चाहिए, कैसे भी जाना नहीं चाहिए, ठीक है. तो वो उन लोगों ने और ज़्यादा सख्ताई बरतनी स्टार्ट कर दी. तो यहाँ पे जो एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाई गई जिसमें कि इलेक्टेड काइंड ऑफ थी, इलेक्टेड थी, जिसमें कि लोगों को मतलब वोटिंग का मतलब चुन के एक सरकार बनानी थी, लोगों को चुन के एक सरकार बनानी थी. तो उन्होंने बोला कि हम जो हमारे जो प्रशिया के किंग हैं उनको ही राजा बना देते हैं, उनको राजा बना देते हैं और उनके अंडर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू काम होगा, उनके अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू काम होगा. तो यहाँ पे जो राजा था उसको ये बात चुभ गई, उसको ये हुआ कि ये कौन होते हैं जो मुझे चुनेंगे. जो ईगो की बात आ गई कि भाई ये कौन होते हैं जो मुझे चुनेंगे, मैं तो राजा हूँ, ऑलरेडी राजा हूँ, ये मुझे कुछ चुनने वाले कौन बनते हैं. तो ये एक उनके बीच में एक ईगो की बात हम बोल सकते हैं वो आ गई. सो उसने रिजेक्ट कर दिया कि, और उन्होंने बोला कि मैं तो ऑलरेडी राजा हूँ, देन मैं तो मोनार्की अभी तक कर रहा था, एंड आई डू नॉट वांट एनी इलेक्टेड असेंबली. मैं किसी असेंबली के साथ काम नहीं करने वाला, कोई इलेक्टेड असेंबली कोई काम नहीं करेगी. सो नाउ जो मिडिल क्लास था और जो ये मोनार्की थी इनके बीच में ऑब्वियसली जो रिफ्ट है वो और ज़्यादा गहरी होती चली गई. यहाँ पे औरतों के बारे में भी बताया जा रहा है. तो जो औरतें थी उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई और बहुत सारे पेपर्स वगैरह में न्यूज़पेपर प्रिंटिंग इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया. पॉलिटिकल मीटिंग डेमोन्स्ट्रेशन इन सब में उन्होंने पार्ट किया. लेकिन फिर भी कमाल की बात यह है, लेकिन फिर ये सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन फिर भी इनको वोटिंग का राइट नहीं मिला हुआ था, इनको फिर भी सफरेज राइट नहीं मिला हुआ था, वोटिंग राइट नहीं मिला था. So, in the year after 1848, the autocratic monarchies of the Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. Thus, serfdom, bonded labor were abolished both in Habsburg dominions and in Russia. So, जो माना जाता है, क्या बोला जाता है, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं वो थोड़ा सा वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज से पीछे है. जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री है वो कम डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू द वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ऐसा माना जाता है. तो जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था, अब धीरे धीरे चेंजेस आ रहे थे जो पहले वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में हो चुके थे. सो जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी अब वो क्या बोलते हैं, वेस्ट यूरोपियन कंट्री जो हमारी थी वो ऑलरेडी सर्फडम को ख़त्म कर चुकी थी, ऑलरेडी बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश कर चुकी थी. तो यहाँ पे ये जो है क्या ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, अब इन्होंने भी ये चीज़ अपनाने स्टार्ट कर दी, इन्होंने भी बॉन्डेड लेबर सर्फडम ख़त्म कर दिया. सर्फडम को आप समझ सकते हैं लाइक ज़मींदारी सिस्टम, कि जिसके अंडर फिर बहुत सारे जो किसान हैं वो काम करते थे, वो उसके स्लेव्स हुआ करते, एक तरीके से उसके नौकर हुआ करते थे, वो उसके लैंड पे काम किया करते थे, उसको टैक्स भी दिया करते थे, उनके घर का भी काम किया करते थे. तो ये सर्फडम हुआ करता था. सो द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, नाउ वी कम टू जर्मनी एंड इटली. सो फाइनली जर्मनी में हुआ क्या, फाइनली होता क्या है वहाँ पे. फिर nationalism in Europe moved away after 1848 and Germany and Italy came to be unified as nation states. Prussia took over the leadership of the movement for national unification. The architect of this process was its chief minister Bismarck. He carried out with the help of Prussian army and bureaucracy. See, there was a leader
he was very stern, he was very strong leader, बिस्मार्क. सो बिस्मार्क जो है, इन्होंने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया. इन्होंने जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे किया? इन्होंने जर्मनी का यूनिफिकेशन बहुत सारे क्या बोलेंगे, बहुत सारे टैक्टिक्स के साथ किया. जैसे कि जो जर्मनी था, जैसे जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन जो थी, जो जर्मन रिलेटेड पॉपुलेशन थी, जर्मन नेशनलिज्म नेशन की जो पॉपुलेशन थी, वो अलग अलग राजाओं के कंट्रोल में थी. जैसे ऐसा कुछ नहीं था ना कि एक ही मतलब एक ही कल्चर वाली लैंग्वेज को, कल्चर वाले लोगों को एक स्टेट मिलेगा. तब तो ऐसा था नहीं. जिस राजा को जहाँ मिल जाती थी, जो जगह मिल जाती थी, वो उसको ग्रैब कर लेता था. तो यहाँ पे बिस्मार्क ने क्या किया, पहले उन सारी जगह जहाँ पे जर्मन लोग रहते हैं, जो भी जर्मन मेजॉरिटी है जहाँ जहाँ पे, उन जगहों के ऊपर जो भी राजा हुआ करते थे, उन राजाओं को वहाँ से हराया. उनको हराया विद द हेल्प ऑफ आर्मी, विद द हेल्प ऑफ सो मच टैक्टिस एंड ऑल दीज थिंग्स. सो उसने वहाँ से उन राजाओं को हटाया और जर्मनी को यूनिफाई किया. जर्मनी को आखिरकार यूनिफाई किया और उसको अंडर प्रशिया, बेसिकली प्रशिया एक तरह से बोल सकते हैं कि पुराना जर्मनी है, जिसको रिफॉर्म करके आज का जर्मनी बना है. तो प्रशिया के अंडर, ये प्रशिया से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने उसी के अंडर, उसी की आर्मी को लेके, उसी के थ्रू जर्मनी को रिफॉर्म किया है और जर्मनी को एक यूनाइटेड नेशन बनाया है, एक नेशन स्टेट बनाया है, कि जिसमें कि जर्मन पॉपुलेशन रहती है मेजॉरिटी में, और जर्मन कल्चर, ये सारी चीज़ें जो, और उनको एक अपना एक अलग स्टेट मिल गया, एक अलग देश मिल गया. राइट, स्टेट का मतलब यहाँ पे देश होता है. राइट, सो यहाँ पे एक अलग देश मिल गया, एक नेशन स्टेट बन गया. अपनी नेशनैलिटी के लिए उन्हें एक अलग स्टेट मिल गया. तो ये बिस्मार्क के एक वजह से ही हुआ था. In January 1871, the Prussian king William I was proclaimed German emperor. Now, the Prussian king William I, he was proclaimed as the German emperor. An assembly was held to proclaim the new German empire. The process of nation building demonstrated the dominance of Prussian state power. The currency, banking, legal and judicial system in Germany were modernized. इसके साथ जर्मनी का मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. पूरा बैंकिंग सिस्टम, पूरा लीगल सिस्टम पूरा रिफॉर्म किया जाता है, क्योंकि अब एक नया शुरुआत हो रही है, अब एक नई शुरुआत हो रही है. अब एक जर्मन नेशनैलिटी के लोग जो हैं, उनको एक अपना अलग से स्टेट मिल गया है. तो ये चीज़ हो गई है. नाउ लेट अस टेक द केस ऑफ इटली. सो व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ इटली? इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, 7 प्रोविंसेस थी, छोटे छोटे स्टेट्स में 7 में बटा हुआ था. Among all the 7 states, Sardinia Piedmont was ruled by Italian princely house. All the regions were dominated by different king. जैसे जर्मनी था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजे महाराजे उनको रूल कर रहे थे. तो यहाँ पे भी इटालियन जो 7 स्टेट थे, उनके ऊपर अलग अलग राजे महाराजे रूल कर रहे थे. सो ऑल द रीजन वर डोमिनेटेड बाय डिफरेंट किंग्स. सो इन 1830s जियुसेप्पे मैज़ीनी फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली. हमने पढ़ा था पिछली क्लास में यंग इटली के बारे में. तो यंग इटली उन्होंने एक बनाई. द मूवमेंट वाज लेफ्ट बाय Chief Minister Cavour in 1859. This Sardinia Piedmont defeated Austrian forces. ऑस्ट्रिया की जो forces है उनको defeat कर दिया. In 1860 they marched into South Italy and the kingdom of two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasant. In 1861 Victor Emmanuel II was proclaimed the king of United Italy. जिस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, इसी तरीके से इटली का यूनिफिकेशन भी हुआ. यहाँ पे विक्टर इमानुअल II, ही वॉज प्रोक्लेम द किंग ऑफ इटली. यूनाइटेड इटली के इनको किंग डिक्लेयर कर दिया गया इन 1861. तो यहाँ से इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया. ठीक है, यहाँ पे इटली एक अलग देश बन गया और जर्मनी एक अलग देश बन गया. नाउ इन केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के केस में क्या होता है? सो ग्रेट ब्रिटेन वॉज द मॉडल ऑफ नेशन एंड प्रायर टू द 18th सेंचुरी देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन. 18th सेंचुरी में पहले ऐसा कोई ब्रिटिश नेशन जैसी कोई चीज़ नहीं थी. The nation became powerful as it steadily grew in wealth, importance and power. The Act of Union 1707 between England and Scotland resulted in formation of United Kingdom of Britain, meant in effect that
England was able to impose its influence on Scotland. See, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को यूनाइट कर दिया गया और एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया बाय अ ट्रीटी, बाय अ यूनियन, एक एक्ट के तहत 1707 में ये एक्ट बना। उसके तहत जो स्कॉटलैंड है और इंग्लैंड है उसको यूनाइट कर दिया गया, उसको यूनाइट कर दिया गया और अब स्कॉटलैंड जो था वो इंग्लैंड के अंडर आ गया। So in 1801 Ireland was forcibly incorporated into United Kingdom। 1801 में आयरलैंड को भी घसीट लिया गया इसके अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम, द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड। अब इस नेशन स्टेट में, इस जगह पर, इस आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ऑब्वियसली, इनके अंदर ये क्या नेशनल एंथम, ब्रिटिश फ्लैग और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया जाता था। विजुअलाइजिंग द नेशन इन 18th एंड 19th सेंचुरी। और इसी वजह से आप देखोगे तो इन देशों के बीच में आज भी यहाँ की जो नेशनलिटी, क्योंकि फोर्सिबली इनको डाला गया था, तो इसलिए इन लोगों के बीच में आज भी फ्रिक्शन है, वो नहीं रहना चाहते इंग्लैंड के साथ। So visualizing the nation in the 18th and 19th century, artists represented a country as a person and a nation as female figure. During the French Revolution, female figure portray ideas such as liberty, justice, republic. I can explain you this by जैसे आपने देखा होगा ना, कोर्ट वगैरह में एक लेडी खड़ी रहती है तराजू लेके, है ना, वो एक स्टैचू लगा रहता है लेडी का, वो तराजू लेके खड़ी रहती है, तो वो जस्टिस है, वो जस्टिस है। इसी तरीके से आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा होगा, तो वो एक लेडी है जो खड़ी है। तो भारत माता है, वो भी एक लेडी है। तो हुआ क्या करता था, जो नेशनलिज्म की जब हम बात करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो इन आइडियाज़ को एक इमोशनली मतलब विजुअलाइजेशन देने के लिए आर्टिस्ट जो थे वो ऑब्वियसली क्रिएटिव लोग थे, तो उन्होंने उनको उस आइडिया को ही एक विजुअल फॉर्म दे दिया कि ये लिबर्टी है, ये वो है, ये भारत माता है, ये ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे कर दिया। मैं इंडिया का एग्जांपल बीच में ले रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए। सो इस तरीके से जो ये फीमेल फिगर्स हुआ करते थे, ये पोर्ट्रे किया करते थे, लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक वगैरह। सो इसके अलावा और भी चीज़ें हुआ करती थी, जैसे ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन कहीं पे बनी है तो वो सिग्निफाई करती है कि अब हम जंजीरों से मुक्त हो चुके हैं, अब हम मतलब आज़ाद हो चुके हैं। जस्टिस, अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। ये ऑब्वियसली तराजू लेके एक ब्लाइंड फोल्डेड औरत खड़ी रहती है, वो भी हमने देखा है कि वो जस्टिस है, राइट। ये सारे कैसे विजुलाइज करते हैं हम आर्ट के थ्रू, वो है। अब नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म को मैं समझाना चाहूँगी इस पिक्चर के थ्रू, इस कार्टून के थ्रू। सो नेशनलिज्म तो हमने समझ लिया क्या था, इम्पीरियलिज्म क्या था। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है कि जब आप दूसरी जगहों पे जाके अपना रूल इम्पोज करने की कोशिश करते हो, अपने अकॉर्डिंग वहाँ का ट्रेड, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के कल्चर को मोल्ड करने की कोशिश करते हो, मतलब अपने आप को थोप के मतलब जैसे आपकी, जैसे ब्रिटेन था, ठीक है, ब्रिटेन था, तो वो आ रहा था, उन्होंने पूरे इंडिया के ऊपर अपना राज कैसे चलाया, पूरी इकोनॉमी को, इंडिया की इकोनॉमी को इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया के लोगों के अकॉर्डिंग तो नहीं चलाया, ब्रिटेन के लोगों के अकॉर्डिंग चलाया, है ना। तो ये इम्पीरियलिज्म का एग्जाम्पल था। अब क्योंकि ये जो देश थे, जो यूरोप के देश थे, ये काफ़ी एडवांस हो चुके थे, यहाँ पे नेशन स्टेट बन चुके थे, सब हो चुका था, ये एडवांस हो चुके थे, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, चीज़ें आ गई थी, तो इनको मार्केट्स चाहिए थी जहाँ पे ये सामान बेच सके और जहाँ से रॉ मटेरियल ला सकें, तो इन्हें जगह चाहिए थी। तो इन्होंने क्या देखा कि ये एशिया और ये जो जगहें हैं, ये काफ़ी सही जगहें हैं, यहाँ जाके हम कर सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं इस पूरी मार्केट को, और अकॉर्डिंग टू हमारी जो देश है उसके अकॉर्डिंग चला सकते हैं। तो नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म इस तरीके से हैंड इन हैंड चले हैं कि यूरोप में नेशनलिज्म हुआ और उसने फेवर किया इम्पीरियलिज्म को, नेशनलिज्म के बाद ही इम्पीरियलिज्म आया, राइट। तो इस तरीके से ये नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म को हम समझेंगे। आई होप चैप्टर आपको क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच।